देश की बात में बात जनरल साहब की, जिन्हें पूरे देश ने अब नम आंखों से अलविदा कह दिया है, कर दिया है। अब जनरल रावत का थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया, पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी, 17 तोपों की सलामी दी गई। CDS को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने का तांता लगा रहा। भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि भूटान, श्रीलंका से भी उनको आखिरी सलाम करने के लिए सैन्य अधिकारी आए। और हमारे साथी राजीव रंजन है। राजीव, एक बड़ा आज से एक इतिहास ने करवट ले ली है। जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार अब हो गया है। अब सेना के सामने भी और बहुत सारी चुनौतियां हैं आज के बाद से। सेना ही नहीं, मतलब तीनों सेनाओं के सामने नए CDS का चुनाव होना है। तो ये सब प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे उत्तराधिकारी बनेंगे, कोई जो भी सैन्य अधिकारी बनाया जाएगा, तो किस किस्म से नियम होते हैं नए CDS को चुनने के? देखिए, उससे पहले मैं बताऊं कि जनरल रावत को जिस तरह से अंतिम विदाई दी गई, पहली बार इस तरह को देखने में आया कि जनरल रावत की जो अंतिम जो यात्रा को देखने के लिए हजारों लाखों लोग जो यहाँ सड़कों पर उमड़ रहे हैं, उनके घर आम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए गए। 800 जो सेना के पर्सनल थे वो बाकायदा उनके साथ गए, ट्राई बैंड के जवान उनके साथ गए, और जो बरार स्क्वायर पर जो हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और सब लोग अमर रहे, जनरल रावत अमर रहे, इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो साफ लगा कि न केवल सेना के जनरल थे बल्कि आम लोगों के जनरल थे और उनके दिलों में एक अच्छी खासी पैठ बना चुकी। जहां तक आपने पूछा कि अगला अब CDS कौन होगा, एक काफ़ी एक कह सकते कि जटिल और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जो CDS का जो काम जो होता है वो तीनों सेनाओं के बीच में एक बेहतर तालमेल बनाना होता है और साथ में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना होता है। आपका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं 1999 में जब करगिल का जंग हुआ था तो उस समय सिफारिश की गई थी, सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश की थी कि अगर दोनों सेनाओं के बीच में यानी थल सेना और वायु सेना के बीच में अगर तालमेल होता तो हमारी कैजुअल्टी कम होती। उस समय CDS की बात की थी और उसके बाद से लगातार मंथन चलता रहा था। तो 2 साल पहले यानी 2019 के लास्ट में जो है अंतिम में जो उसको CDS का चयन किया गया, जनरल रावत को बनाया गया और उसके बाद जनरल रावत जो है CDS बनने के बाद जो सेना के अंदर जो सुधार की प्रक्रिया जो शुरू की थी वो अपने आप में अद्भुत था। जो खासतौर से बात करें जिस तरह से जो सीमा पार जो चुनौती आ रही थी, चाहे पाकिस्तान की ओर से बात करें चाहे चीन की ओर से बात करें, तो न केवल अपने जवानों को सेना का हौसला बढ़ा रहे थे बल्कि जो सीमा पार जो दुश्मन है उनको लगातार एक मैसेज दे रहे थे कि आप हमारी सीमा की ओर आंख उठा के नहीं देखे, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको करार जवाब मिलेगा। जब ये सेना प्रमुख थे तब आपको याद करने वाली बात होगी जो डोकलाम में जो लड़ाई हुआ था, तनातनी हुआ था चीन के साथ, तो उस समय चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। पूर्वी लद्दाख में ही जब जमीन पर जो चीनी सेना जो है अपना जमावड़ा बढ़ाया और अतिक्रमण करने की कोशिश की तो भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें करारा जवाब दिया। न केवल थल सेना के जवान ने जवाब दिया बल्कि एयरफोर्स और नेवी भी मोर्चे पर तैनात थी। तो एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को जो 3 नाम भेजे जाएंगे रक्षा मंत्रालय की ओर से और उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चयन करेंगे कि अगला CDS कौन होगा। लेकिन जो परंपरा रही है उसके मुताबिक जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है यानी तीनों सेनाओं के चीफ अगर बात करें तो उसमें सबसे जो सीनियर मोस्ट है थल सेना के प्रमुख जो है जनरल MM नरवणे जो है वो सीनियर मोस्ट है। तो ज़्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि संभवतः वही अगले CDS होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार उन्हें अगर अभी CDS अगर बनाती है तो फिर एक थल सेना प्रमुख का पद जो है खाली हो जाएगा और उसके बाद एक नए जो थल सेना प्रमुख को भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, एक अचानक से जो हादसा हुआ है उस हादसे की वजह से पूरी लीडरशिप में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। जो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं उनमें बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा, देखना होगा कि नए CDS कौन होंगे अब जनरल विपिन रावत के चले जाने के बाद। और बहुत सारे लोग इस वक्त में देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। घर घर में, गांव के घर घर में उनके लिए प्रार्थना हो रही है। वरुण सिंह दरअसल अपने गांव में बेहद लोकप्रिय हैं, सब लोग उनकी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं।
वरुण सिंह के कनौली गांव में उनकी पड़ोसन हुजूरुन्निसा के घर आज कुरान ख्वानी थी। घर के आंगन में खानदान के मर्द औरत सब जमा हुए और कुरान की आयतें पढ़ी, कुछ ने तस्बीह पढ़ी और खुदा से उनकी सलामती की दुआएं की। हुजूरुन्निसा के परिवार से वरुण के परिवार के रिश्ते हैं। हमारे गांव कनौली का कैप्टन वरुण सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में इस समय गंभीर हालत में भर्ती है। उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही से सही सलामत हो के घर वापस आए। हम लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर हम लोग के दरमियान आएंगे और हम उनसे मज़ीद मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। देवरिया के हनुमान जी के सबसे बड़े मंदिर में पुजारी राजेश नारायण हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थनाओं में वरुण सिंह के लिए भी प्रार्थनाएं शामिल हैं। वरुण के जानने वाले लोग भी वहां पहुंचे हैं जो उनकी सलामती की मन्नत मांग रहे हैं। श्री वरुण सिंह जी जो है हम सब के बीच पुनः स्वस्थ होकर के और उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ आवें कि कम से कम एक आशा जो है पूरे देश को बढ़े कि हमारे 14 जवानों में से कम एक जवान को ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने जीवन दान दिया है। हम लोग बस इसलिए ये कामना करते हैं कि वो जल्द से ठीक हों और जो है कि अपनी मातृभूमि पे आएँ और हम लोगों से मिलें और हम लोग उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोग को। हम लोग भी उनकी तरफ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। बस यही उम्मीद है कि जो है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और जो है कि वो अपनी मातृभूमि लाएं। लखनऊ की तारीखी ईदगाह ऐशबाग में मदरसे के बच्चों और उलेमा सब ने मिलकर कुन्नूर के शहीदों को खिराज अकीदत पेश की और वरुण की सेहत के लिए दुआएं मांगी। हम लोग उनके घर वालों के साथ इस दुख में बराबर से शरीक हैं और जो एक और आर्मी पर्सनल जो कि इंजर्ड हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो हार्ट एंड हेल्दी हों और फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में भी वरुण के परिवार के लोगों ने उनकी सेहत की सलामती के लिए रुद्राभिषेक किया। एक इतने बड़े दर्दनाक हादसे में बस एक जिंदगी बची है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो सलामत रहें, बच जाएं और सेहतमंद हो जाएं। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसान आंदोलन की जो अब खत्म हो गया है। वापसी की तैयारियां कर रहे हैं किसान संगठन और अब वो 13 तारीख को अमृतसर जाकर अमृतसर में मत्था टेकेंगे। कितने बजे डालोगे आके हम आप आ रहे हैं ग्रुप में ले लेते हैं? ये अभी 1 घंटे में हिंदुस्तान आर भारत, इनका भी धन्यवाद दीजिए कि भाई आपने विरोध किया। अरे लड़े ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। लड़े ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं। किसानों के बीच लगी लाइब्रेरी भी साल भर बाद धरने से उठने लगी है। लंगर के गोदाम में रखे महीनों के राशन भी अब दूसरे सफर की तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सटे खोड़ा की रहने वाली सुनीता भी बुजुर्ग बाबा गुरनाम सिंह का हालचाल लेते लेते भावुक हो रही हैं। साल भर से जाड़ा, गर्मी, बरसात और कोरोना झेलने वाले बुलंदशहर के डीपी सिंह को जलेबी खिलाकर लोग विदा कर रहे हैं। वो कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर से जीत और एसकेएम की एकता लेकर लौट रहे हैं। एक बड़ी चीज लेके जा रहे हैं, एक तो जीत लेके जा रहे हैं, अभूतपूर्व जीत लेके जा रहे हैं। दूसरी बात भविष्य के लिए एक चीज पैदा कर रही है एसकेएम, संयुक्त किसान संयुक्त किसान मोर्चा। ये नई चीज पैदा हो रही है। अब इसके साथ दूसरी ताकतें, निजीकरण जिनका हो रहा है, वो सारी ताकतें इसके साथ जुड़ेंगी। ये सारे वो लोग हैं जो साल भर से गाजीपुर बॉर्डर के मोर्चे को मजबूत करने के लिए
खामोशी से लगे रहे। यहीं पर बाबा मोहन सिंह का पुराना और बड़ा लंगर है। पीलीभीत जिले से आए बाबा मोहन सिंह के इस लंगर में सैकड़ों लोग प्रसाद पाते हैं। जीत की खुशी में लंगर के संचालक गुरदेव सिंह हमें शुक्रवार को रसगुल्ले बनवाते दिखे। ये गुरु का दरबार है और गुरु के दरबार में पता नहीं कहाँ से आता है, ये गुरु नानक देव जी की बख्शिश है। यहाँ तो इस टाइम तो लगभग 35 से 40 हज़ार पर डे का खर्चा आ रहा है। अच्छा। और जैसे कोरोना काल में जैसे 1-2 महीने संगत कम रही है तो उसमें लगभग 20-25 हज़ार फिर भी पर डे का आता था। और गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को एक पंचायत करके फिर दोपहर बाद किसानों का जत्था रवाना होना शुरू हो जाएगा। 15 दिसंबर को खुद राकेश टिकैत साल भर बाद अपने घर मुजफ्फरनगर की ओर कूच करेंगे, लेकिन हरदोई जिले के प्रगट सिंह जैसे किसानों को जगह छोड़ने का दुख भी है और देश भर के किसानों के एक होने की खुशी भी। हम वैसे मैं पंजाब का जन्म मेरा पंजाब में था, बाद में हरियाणा में भी हम लोग रुके हैं। 15 साल फिर हम हरदोई चले गए। तो हम जब घर बदलते थे तो हमें बहुत महसूस होता था भाई यहाँ से हमें पीड़ा होती थी, पीड़ा होती थी। आज हमें यहाँ भी वो महसूस हो रहा, भी 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को, तो हमें घर से छोड़ना पड़ रहा है। चलो सरकार के लिखित आश्वासन पे हम एक बार जा रहे हैं, देखेंगे 15 जनवरी का समय रखेंगे, सरकार की कहती नहीं तो दोबारा आके बैठेंगे। हम एक तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हम बचपन से सुनते थे भी किसान इकट्ठा नहीं होता, किसान एक मंच पे नहीं आता, तो मोदी ने ऐसा बवंडर करके पूरे देश के किसान को एक मंच पे कर दिया है। अच्छा। इस किसान आंदोलन की ताकत से सरकार को जहां पीछे हटना पड़ा, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण में भी इसकी वजह से कई उलटफेर होने के आसार बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसानों के जो टेंट हैं वो जरूर उखड़ रहे हैं, लेकिन इस इरादे के साथ में उखड़ रहे हैं ये टेंट कि जब भी किसानों के खिलाफ कोई नीति उनको बनती हुई दिखेगी या लगेगी तो इसी तरीके के टेंट वो देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरकार और पार्टियों के खिलाफ लगाते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के तंबू भले ही उखड़ने लगे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को खुशी है कि वो वापस 1 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इसी आंदोलन के दौरान। मेरे पापा भी कल को घर आ जाएंगे, लेकिन मैंने फिर बोला मैं क्या वो कभी आएंगे नहीं। अब यहाँ वो गए हैं, वहाँ से कोई नहीं आता वापस। सिंघू बॉर्डर में जश्न का माहौल है, लेकिन पंजाब के जलालाबाद के रहने वाले 22 साल के मनप्रीत सिंह के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मनप्रीत के पिता जसवंत सिंह की किसान आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। जसवंत सिंह यहां पहले दिन से अपने साथियों के साथ डटे थे, लेकिन इस साल जून महीने में इस कदर बीमार पड़े कि यहां से कफन में ही वापस लौटे। अपने साथियों के साथ पापा भी जाते, लेकिन पापा तो कभी आएंगे नहीं। होता तो है मन, लगता है दुख होता है कि साथी जा रहे पर पापा भी होते तो बेहतर होता। हाँ जी, हुण इदा हुण मैं घर में हूँ, अकेला ही हूँ, मॉम है, और इन्हें जब पापा जाते तो खुशी दुगनी हो जाती। सरकार संसद में कह चुकी है कि सरदार जसवंत सिंह जैसे मृत किसानों की लिस्ट उनके पास नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अपना बसाया कई किलोमीटर लंबा शहर समेटना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज को भी समेट दिया गया है। किसान मोर्चे का कहना है कि किसान पूरी साफ सफाई करने के बाद ही यहां से जाएंगे। हमने मंच से ही घोषणा की थी कि हम लोगों को एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाना होगा कि कोई भी इस तरह ना कहे कि अपने मतलब के लिए आए थे और हमें मुश्किल में डाल के चले गए। इसलिए सारा कुछ समेट कर जाएंगे, साफ सफाई करके जाएंगे। लोग आज सामान संभाल रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले दिन आंसू गैस के गोले खाते पहुंचे 86 साल के नक्षत्र सिंह कहते हैं कि वो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में पैदल लौटते हुए किसानों की सेवा करते हुए वापस जाएंगे। नक्षत्र सिंह ने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि वो कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं। अफसर था कोई बोला, बाबू आप तो घबराए हुए हैं, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आप रो रहे हैं, यहाँ बैठो। मेरे को बैरिकेड पे बैठा लिया उन्होंने। बोले हम पानी ला के देते हैं। मैं बोला मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं पानी लेना नहीं है, आप गोले बंद करो पहले।
वो बोले घोड़े बंद कर दिए तो यहाँ बैठ जाओ, आराम करो, तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा। आपका तो हाँफ रहे हैं, बोले हम सबके पीछे जाएंगे और जितने भी हमारे आगे आगे जाएंगे उनमें से कोई किसी का दर्द होता है, कोई रीढ़ की हड्डी है, कोई घुटना दुखता है, कोई पेट दुखता है, कोई अपने सर्वाइकल है, या कुछ भी जो भी बीमारी होगा उनको दर्द का, हम वो पैदल जाएंगे, हटाते हटाते जाएंगे। हमारे पास 2 गाड़ी है, उसमें हमारी मशीनें भी रखेंगे। किसान शनिवार से वापसी शुरू कर देंगे, पर इतने बड़े किसानों के शहर को लौटने में कई दिन लग जाएंगे। वो ये बताते हैं कि अगर ये आंदोलन रद्दी करना थे, तीनों कानून रद्दी करने थे तो पहले रद्द हो जाते, तो 700 से ज़्यादा किसान आज जिंदा होते, इनके साथ इनके पिताजी होते, किसी का भाई होता, किसी का बेटा होता। लेकिन फिलहाल ये संघर्ष हुआ, किसान जीत के जा रहे हैं। और वाकई में एक जर्नलिस्ट के तौर पर यहाँ से जब आज निकले 1 साल बाद, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कवर करने के बाद प्रोटेस्ट, जब यहाँ से लोग जा रहे हैं और निकल रहे हैं, तो शायद एक रिपोर्टर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर लग रहा है कि मैं बेहतर हुआ हूँ। एक स्कूल है जो सिंगू बॉर्डर पे था और वो बंद हो गया है, उस स्कूल से सीखा पाठ जिंदगी भर याद रहेगा। सिंगू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भुवनेश्वर में पुलिस के सामने NSUI के कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं विरोध और क्यों लाठी प्रयोग की पुलिस ने। देश की बात बीजेपी के चुनाव की चिंता है बीजेपी को, इसीलिए उसने अपने 100 सांसद और मंत्रियों को उतारा है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए। हर राज्य के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है और ज़्यादातर जगहों पर ऐसी टीम बनाई गई है जहां से अनुभव हो या जिस क्षेत्र को वो जानते हो। जैसे कि महाराष्ट्र के जो सांसद हैं वो गोवा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, भाषाई स्तर पर भी बहुत कुछ समझते हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे, दिल्ली के जो सांसद हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, बताएं किस तरीके से ये किया जा रहा है और छुट्टी भी मिल रही है सांसदों को सत्र से? बिल्कुल यही कहा गया है कि इन 100 सांसदों से, मंत्रियों से कहा गया है कि आप अपना पूरा ध्यान इन 5 चुनावी राज्यों पर लगाएं। महाराष्ट्र के सांसद जो हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो गोवा में, असम और उत्तर पूर्व के जो सांसद हैं वो मणिपुर में, हिमाचल, पंजाब और साथ ही दिल्ली और हरियाणा के जो सांसद हैं वो पंजाब में अपना फोकस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी सांसद हैं उनकी ड्यूटी यूपी और उत्तराखंड में लगा दी गई है। ये कहा गया है कि अभी फिलहाल आपको संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो ना इस पर आएँ। हालांकि 2 सप्ताह का भी सत्र बाकी है, लेकिन इनसे कहा गया कि आप अभी वहीं पर अपना पूरा फोकस रखें। इसके अलावा जो बिहार बीजेपी यूनिट है उसको भी पूर्वांचल की जिम्मेदारी दे दी गई है। पूर्वांचल के जो 16 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर बिहार बीजेपी को कहा गया कि वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। तो इस तरह से बीजेपी हर बार जो पिछले 7 साल में देखने में आया है कि हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, अपनी पूरी फौज, अपनी पूरी मशीनरी को लगाती है। कुछ वैसा ही वो इन 5 राज्यों के चुनाव में भी करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं भुवनेश्वर की कि भुवनेश्वर में किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। NSUI पर लाठीचार्ज किया है। विधानसभा के बाहर NSU जाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल वहां पर एक शिक्षिका की हत्या के बाद लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिन लोगों के ऊपर शक है वो वहाँ के प्रबंधक के ऊपर है। और इस पूरे मामले में प्रबंधक के रिश्ते राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध है और NSUI कह रही है कि जो गृह मंत्री उनका इस्तीफा लिया गया। मध्य प्रदेश भी अजब गजब है, जहां पर लोग कई जगहों से ऐसी खबरें हैं कि पहला डोज नहीं ले रहे हैं, दूसरा डोज नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगर मालवा की कहानी है जहां पर 104% के करीब वैक्सीनेशन या टीकाकरण हो चुका है। क्या है पूरी कहानी, देखिए। भैया पहला टीका नहीं लग रहा है।
मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आया नहीं। ये सब पूछ के नहीं, आप लिखवा के ले आओ। थोड़ी तकलीफ थी मेरे को। हाँ, तो जब टीका नहीं लगवाया था मैंने, तकलीफ खत्म होने लगी तो मैंने टीका लगवा। आज क्या पहला डोज लगवाने आए हो आप? पहला लगवाना है, डॉक्टर से पूछ के भी आ गया मैं। पहले लगा रहे थे अब तक हम लोग पहला टीका, और आज आदेश है कि पहले टीके अभी हम नहीं लगा रहे। एसडीएम साहब का परमिशन पत्र चाहिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सीएमएचओ ने आदेश निकाला कि जिले में कोरोना टीके का पहला डोज नहीं लगेगा। अगर टीका लगवाना है तो एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी बगैर स्वीकृति पत्र के पहला डोज लगाएगा तो पैसे उसकी तनख्वाह से काटे जाएंगे। आगर जिले की आबादी 4,71,271 है, जिसमें 4,24,000 लोगों को टीके का पहला डोज लगना था। आदेश आने तक 4,38,800 लोगों को पहला डोज लग गया, यानी लगभग 104%। अप्रत्यक्ष रूप से हमको मालूम पड़ रहा है कि लोग तीसरा डोज भी लगा रहे हैं और अपने मोबाइल नंबर चेंज करके वो उसको अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बूस्टर हो जाएं। तो हम ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगाएंगे जिसने नहीं लगाया है, हम उसको कंफर्म करेंगे 100% कि वास्तव में इसको फर्स्ट डोज नहीं लगाया है तो हम उसको लगाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं लोग बूस्टर डोज लगवा रहे थे, वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले की कहानी बता रहे हैं। हमने रोको टोको अभियान प्रदेश में सबसे पहले आगर मालवा में शुरू किया था। रोको टोको अभियान के अंतर्गत हमने सभी ट्रांजिशन एरिया, यानी कि जैसे बसें या आवागमन के साधन होते हैं, उस बसों में घुस के भी लोगों को फर्स्ट डोज लगाए, तो इसलिए थोड़ा आंकड़ा बढ़ के आ रहा है। नीमच में कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था क्योंकि वहाँ पर लोगों ने फर्स्ट डोज के नाम से थर्ड डोज झूठ बोल के लगवा दिए थे। तो हमने भी एक प्रिकॉशन रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मालवी ने ये आदेश जारी किया था। अकेले आगर मालवा में 14,800 लोगों के बूस्टर डोज लगवाने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है ये फ्लोटिंग आबादी है, यानी वो लोग जो एक जिले से दूसरे जिले में सफर करते हैं। वैसे टीके में गड़बड़ी का यह अकेला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं कि कैसे मृतकों के नाम पर टीके लगे हैं। ऐसे मामले अभी भी बड़वानी, अशोकनगर जैसे कई जिलों से सामने आ रहे हैं। बड़वानी के पलसूद में रोहित राठौर के पिता को 5 अप्रैल को वैक्सीन का पहला डोज लगा था। 9 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 8 दिसंबर को मैसेज मिला कि पिताजी को दोनों डोज लग गए हैं। जैसे मृत व्यक्ति है जिसकी मौत 8 महीने पहले हो चुकी है, उसका सेकंड डोज कैसे लगता है? वैक्सीनेशन सिस्टम की लापरवाही है एक तरीके से, तो इस पर मतलब कार्रवाई करना चाहिए। आला अधिकारी पर कार्रवाई करके जांच होना चाहिए इसकी, ये ऐसा कैसे हो रहा है। देश में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है, उन्होंने तीसरा डोज भी ये सोच कर लिया है कि ये बूस्टर डोज है, और इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया गया अपना मोबाइल नंबर बदल दिया ताकि वो तीसरा डोज लगवा सके। आगर में जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक विशेष विमान से तकरीबन 100 लोग बाहर वापस लौट के आए हैं, जिसमें अफगान हिंदू हैं और अफगान सिख हैं जो भारत आए हैं। 14 भारतीय भी काबुल से दिल्ली लाए गए हैं, और इस सब के साथ ही 90 जो अफगान नागरिक हैं या अफगान मूल के हैं वो अपने मुल्क वापस गए हैं। जो लोग आए हैं वो अपने साथ भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहब भी लाए हैं। वाहिगुरू